हेलो दोस्तों, मैं सेम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि सबके लिए पैरामेडिकल में जितने भी एग्जाम हो रही उनको लेकर असमंजस्य रहता है कि सर पेपर जो हम देते हैं पेपर वो हिंदी में दें या इंग्लिश में। आपको पीछे दिख भी रहा है स्क्रीन पर। पैरामेडिकल एग्जाम की यदि अपन बात करें तो हिंदी या इंग्लिश किस में लिखने से अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप जो अभी रिजल्ट आया 2324 का वो आपने देखा। 2324 का जो रिजल्ट आया बहुत डाउन रहा है। वो मैं राजस्थान की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, बाकी सभी स्टेट में यही चीजें चल रही है। जो आजकल रिजल्ट रह रहा है वो बहुत कम रह रहा है पैरामेडिकल के अंदर, क्योंकि जो बच्चे पास हो रहे हैं बहुत कम हो रहे हैं। मेनली बच्चों के एक पेपर या दो पेपर बैक रह रहे हैं, और हो सकता है किसी के ईयर बैक भी रह रहे हो, प्रैक्टिकल भी रह रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजों से दिक्कत में परेशानी में है। अब ये यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, ये सिस्टम की प्रॉब्लम भी मान सकते हैं और कॉलेज वालों की प्रॉब्लम भी मान सकते हैं। सिस्टम की प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि वो टाइम पे एग्जाम नहीं करवा रही। जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो 3 साल में पूरा हो रहा है, 4 साल में पूरा हो रहा है। जिसकी एग्जाम 12 महीने में होनी होती है उसको 15 महीने में करवा रही है, 18 महीने में करवा रही है, 24 महीने में करवा रही है। तो कोई आइडिया नहीं कि एग्जाम कब होनी है। दूसरी प्रॉब्लम रहती है कॉलेज की। कॉलेज के अंदर क्लास रहती है, नहीं भी रहती। कॉलेज वाले बोलते हैं कि सर साल भर की हम फीस लेते हैं, बच्चों की साल भर क्लास लगा दी, अब क्लास नहीं लग रही है उनकी, तो बच्चा फिर जाए कहाँ। तो जो रिजल्ट कम रह रहे हैं उसमें सारी प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, कॉलेज की भी है और सिस्टम की भी है। तो कॉलेज और सिस्टम का अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में हम अपन थोड़ा सुधार करके अपन बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा कि किस में पेपर लिखा जाए और किस में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन होते हैं। तो पूरा वीडियो आप देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि मेरे को एग्जाम की जो तैयारी करनी होती है किस तरीके से करनी होती है। और तैयारी बहुत बढ़िया कर ली और लिखने का पैटर्न यदि आपको नहीं पता तो आप कितनी अच्छी तैयारी कर लो, आपके मार्क्स मिनिमम रह जाएंगे, लोएस्ट रह जाएंगे, आप पास ही होगे, परसेंटेज आपकी नहीं बनेगी। एक और बात मैं बता देता हूँ, अब आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो भी वैकेंसी होती थी सारी की सारी एग्जाम उस पे होती थी डायरेक्ट पे, कि आपकी जो परसेंटेज होती थी वो दिख जाती थी। अब परसेंटेज का कोई मायने नहीं रहा है। तो अब आपको केवल कंपटीशन एग्जाम फाइट करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपको फिर नॉलेज जो होगी वो आपकी काम आएगी। इसका मतलब आपकी नॉलेज का बढ़ना बहुत जरूरी है, और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे पर पूरी वीडियो के अंदर, तो आप ध्यान से देखते जाइए इसके अंदर जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से सुने। पहली चीज अपन डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पर कि सर पैरामेडिकल के अंदर देखो, एक तो डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है। तो एक बार देखते हैं अपन, यदि पैरामेडिकल एग्जाम में यदि अपन बात करें, मैं केवल अकेडमिक्स की बात यहां पर करूंगा, केवल अकेडमिक्स की बात करूंगा यहां पर मैं। तो इसमें दो तरीके के कोर्स होते हैं बेटा अपने पास में। एक तो होता है डिग्री कोर्स और दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स। मेनली डिग्री कोर्स की यदि अपन बात करें, देखो अब तक जो कोर्स चलते आ रहे थे डिग्री के अंदर, उन सब के अंदर जो पेपर होते थे वो इंग्लिश में होते थे, अभी भी इंग्लिश में ही होंगे। अभी अलाइड हेल्थ जो बना है उन्होंने एक नया नियम निकाला है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। वो अलाइड हेल्थ ने एक नया नियम ये निकाला है कि डिग्री के जो बच्चे हैं वो भी हिंदी के अंदर पेपर दे सकते हैं, प्योर हिंदी के लिए नहीं, मिक्स हिंदी प्लस इंग्लिश में। लेकिन अभी तक ये वैलिड नहीं है। तो डिग्री वाले यदि वीडियो देख रहे हैं तो ये नहीं माने, आपको इंग्लिश में ही पेपर देना है। यदि अब इसमें एक और चीज बता देता हूं, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, क्योंकि बाद में डाउट रह जाता है कि सर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए। यदि कोई भी बच्चा डिग्री कोर्स यदि कर रहा है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, उसको पेपर इंग्लिश में ही देना है। उसकी जो प्रिपरेशन होगी पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम के अंदर ही होगी। इसका मतलब अल्टीमेट आपको इंग्लिश में ही पेपर देना पड़ेगा। यदि आप हिंदी लिख के आओगे तो 100% फेल होगी। ठीक है, तो अभी तक हिंदी यूज नहीं करनी, जब तक कि अच्छी गाइडलाइन नहीं आ जाए अलाइड हेल्थ के द्वारा, तब तक आपको इंग्लिश में ही प्रिपरेशन देनी है, इंग्लिश में ही पेपर करने हैं सारे। ठीक है, बात करें यहां पर डिप्लोमा कोर्सेज की। डिप्लोमा कोर्स में भी बहुत सारे स्टेट इंक्लूड होते हैं जो अपने अपने लेवल पर एग्जाम लेते हैं, परसेंटेज के बेस पर एडमिशन देते हैं। तो उसके अंदर जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं, मतलब कॉलेज में जाने के बाद में जो एग्जाम होते हैं, उसमें या तो पेपर वो हिंदी में दे सकते हैं, बहुत सारे स्टेट होते हैं जो हिंदी को ही प्रिपरेशन देते हैं, बहुत सारे स्टेट केवल इंग्लिश को ही प्रिपरेशन देते हैं, कि सब आप प्रीफर करते हैं कि आप इंग्लिश में ही पेपर दीजिए। यदि मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान स्टेट की यदि मैं बात करूं, तो वहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चलती है, मतलब वहां पर इंग्लिश चलती है।
इंग्लिश मतलब आप हिंदी भी लिख सकते हो और इंग्लिश भी लिख सकते हो। अब मेनली बच्चे इसी को फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि गाइडलाइन तो है कि साहब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हो, तो मैक्सिमम बच्चे इसी के पीछे पड़े हुए हैं। और आप मान के चलिए यदि पेपर पूरा आप मैक्सिमम यदि हिंदी यूज करोगे, तो मैक्सिमम हिंदी यूज करने पर आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें बिंदी लगी हुई लगेगी। बिंदी मतलब ऐसा स्टार, और ऐसा स्टार का मतलब आपका जो पेपर है ना वो आपके बैक है, मतलब ये आगे पेपर वापस देना पड़ेगा आपको। इस बिंदी से बचने के लिए आपको इस हिंदी को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेडिकल है, मेडिकल के अंदर अल्टीमेटली आपको बाद में इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ये हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार एग्जाम जो होगा वो हिंदी में दोगे। आप यदि सेंट्रल लेवल की बाद में कंपटीशन एग्जाम दोगे तो वहां पर मेनली इंग्लिश ही आती है, तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। तो एक बार बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हिंदी मीडियम में इंग्लिश हमने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन यदि आप मेहनत करोगे तो आप इंग्लिश भी सीख जाओगे, क्योंकि पूरी आपको फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोलनी, वहां पर आपको केवल टर्मिनोलॉजी है वो याद रखनी है। और धीरे धीरे यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आप सब चीजें सीख सकते हो, तो इंग्लिश भी आप सीख सकते हो। ठीक है, तो यदि आप हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है और यदि वो इंग्लिश में पेपर लिख रहा है तो वेल एंड गुड, यदि वो इंग्लिश में कर सकता है तो सबसे गुड है। गुड नहीं बोल रहा, मैं बेस्ट बोल रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है ये कि आप इंग्लिश में दीजिए, इससे आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आएंगे, गुड मार्क्स गेन करेगा वो, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेगा वो। अब बात आती है जो मीडियम बच्चे होते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम होती है, फिर जो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि सर हमें तो इसका बताओ कि साहब हम हिंदी तो लिख ही देंगे लेकिन साथ में थोड़ी बहुत इंग्लिश सर हम कर लेंगे तैयार, क्योंकि पूरी इंग्लिश तो हमसे तैयार नहीं होगी। जो बच्चे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ वापस, जो बच्चे इंग्लिश में कर सकते हैं वो प्लीज इंग्लिश में ही करें, क्योंकि आगे का जो फ्यूचर रहेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे होगी सारी चीजें। तो आपकी नॉलेज प्लस आपकी टर्मिनोलॉजी है वो पूरी इंग्लिश में यूज होनी है, तो आपको ये इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। बाकी बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी नहीं कर पा रहे, जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनके लिए फिर मैं बात कर रहा हूं कि इंग्लिश वर्ड की। सर ये इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में आप क्या करिए, मेनली जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो आप एक काम करिए, ये इंग्लिश में याद रखिए। जैसे कि एक दो वर्ड बताता हूं, जैसे एनाटॉमी वर्ड आ रही है ना, तो आप इसको एनाटॉमी याद रखिए, इसको शारीरिक याद मत रखिए, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करेगा, एग्जामिनेशन जो भी आपने एकेडमिक के एग्जाम दिए उनकी जो नोटबुक चेक होगी और जो भी एग्जामिनर चेक करेगा वो इंग्लिश मीडियम से है, और मान लो इंग्लिश मीडियम से भी नहीं है लेकिन उसने तो पूरी चीजें इंग्लिश में ही पढ़ी है, क्योंकि वो डिग्री वाले बच्चे होते हैं सब, और जो भी फैकल्टी होती है वो सब डिग्री होती है। ठीक है, तो अब डिग्री वाले जो होते हैं उनको इंग्लिश में ही पता रहती है, तो आप ये शारीरिक लिखेंगे ना तो आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उससे समझ में नहीं आता है कि आपने एनाटॉमी लिखी है शारीरिक लिखी। जैसे मान के चलो आप बोन लिखोगे, तो बोन को यदि आप हड्डी लिखोगे तो आपको भी थोड़ा बेकार सा लगेगा ही, तो इसको काट देगा, क्रॉस मारेगा, तो आप बोन लिखिए। इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पर केवल हिंदी को ही प्रायोरिटी पर डाल दी गई है कि आप तो हिंदी पढ़िए पास हो जाओगे, हिंदी पढ़िए पास हो जाओगे, लेकिन ये केवल पास होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हो, प्राइवेट में यदि आप जाते हो तो वहां पे तो पूरी नॉलेज चाहिए। यदि आप में अच्छी खासी नॉलेज होगी, एकेडमिक नॉलेज यदि अच्छी होगी, तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो ऑब्वियसली अच्छी हो ही जाएगी आपकी। तो आप अपने ऊपर काम करिए थोड़ा सा, ताकि आगे आने वाला टाइम में आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़े कि सर इंग्लिश की वजह से रह गए, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी। तो आप ऐसी चीजें फॉलो करिए जिससे कि एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी तो आप इंग्लिश में पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि यहां से तो आप निकल जाओगे। ठीक है, हो सकता है आपने थोड़ी सी हिंदी का यूज करके आप निकल गए, पेपर में आपके 45 मार्क्स आ गए। मैं केवल राजस्थान की बात कर रहा हूँ, बाकी सब जगह अलग अलग क्राइटेरिया। ये करने से आप यहाँ से निकल तो जाओगे, लेकिन फिर बाद में कैसे स्ट्रगल तो करना पड़ेगा आपको। फिर मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी आई ही नहीं, तो फिर वापस पढ़ने बैठोगे क्या? अभी तो आपके पास में टाइम है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको पता है 3 से 4 महीने ही मिलते हैं, 3 से 4 मंथ ही मिलते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ मान लीजिए। तो 6 मंथ में आप इंग्लिश सीखोगे या कंटेंट सीखोगे, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन यही है कि आप अभी की मत सोचिए, आप लॉन्ग टाइम की सोचिए कि जब भी आप पास होके निकलोगे तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में यदि वहां पर टर्मिनोलॉजी अपने को इंग्लिश में यूज करनी आई तो अपन वहां पर अच्छी जॉब अपने को मिल सके। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है यहाँ पर। तो एक बार थोड़ा सा हिंदी को आप थोड़ा सा
हटाइए इसको और थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस करिए। बाकी जो बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। जो नोट्स हमारे ऐप पर है, PCW प्लस ऐप पर बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर रखा है, तो उनको पता है PCW प्लस ऐप पे जो नोट्स डाल रखे हैं वो इसी तरीके से डाल रखे हैं ताकि जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज नहीं है वो भी आराम से कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये पेज दिखा रहा हूं, देखिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। तो आप ये ध्यान रखिए, देखो जनरल प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण, इतनी सी चीज आप याद रखिए। वायरस को आप ऐसे ही लिखिए बजाय ऐसे लिखने की, तो आपको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो भी एग्जामिनर है जो आपकी नोटबुक चेक कर रहा है उसने वायरस ऐसे पढ़ा है, ऐसे नहीं पढ़ा, तो फिर वहां पर वो क्रॉस लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप इनसे बच सकते हैं। आगे देखिए बेटा, यहां देखिए वायरस का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये वाला वर्ड है ना, देखो हिंदी भी आ रही है इंग्लिश भी आ रही है। वायरस फिर हिंदी आ गई, वायरस का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, तो देखिए नहीं होता है, हिंदी आ गई। तो अब पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें वायरस टर्मिनोलॉजी है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी टर्मिनोलॉजी है, तो आराम से समझ में आ रही है। यहां देखिए इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड टर्मिनोलॉजी है, तो अपन इसको इंग्लिश लिख दी, बाकी हिंदी छोड़ दी, तो इससे आपको चीजें आसान लगेगी। यहां देखो डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड का डायरेक्ट रिलेशन डीएनए और आरएनए से होता है। अब आप इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। इनमें एंजाइम नहीं पाया जाता, देखो एंजाइम को आप ऐसे लिखने के बजाय आप एंजाइम इंग्लिश में लिखिए। इतनी सी कोशिश तो आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, यदि आप पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो और आपने मन से यदि तैयारी कर रहे हो, तो इतना सा तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नहीं पाए जाते, देखो पूरी इंग्लिश मत लिखो। एंजाइम नहीं होने के कारण ये प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस नहीं कर पाते। देखिए अब यदि आप सिंथेसिस को संश्लेषण करके लिख के आओगे ना वहां पर, तो जो कॉपी चेक कर रहा है, आपकी नोटबुक चेक कर रहा है ना, वो इस संश्लेषण को नहीं समझ पाएगा और फिर उसको ऐसा लगेगा इसने गलत लिखा है, ये वर्ड आपने सबकी लाइन पूरी सही लिखी है हिंदी में, आप यदि प्रोटीन को ऐसे लिख के आओगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप टर्मिनोलॉजी है वो इस तरीके से तैयार करिए, ठीक है। अच्छी बुक्स आप फॉलो करिए, बाकी कंटेंट में जो बता रहा हूँ PCW ऐप पर वो वाला कंटेंट लेके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ये लिविंग सेल्स के बाहर तथा किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करती। देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। अब आप इसको उपापचय लिख के आओगे, उपापचय क्रिया है, तो जो एग्जामिनर है उसको नहीं पता ये क्या होती है, तो फिर आपके मार्क्स घटेंगे ही घटेंगे। आपको पूरा याद था, आपको केवल कुछ टर्म्स में इंग्लिश की यूज करनी थी, लेकिन इसके बजाय आपके मैक्सिमम मार्क्स कट गए। आपके फुल मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन आपने थोड़ी सी इंग्लिश लिखने की बजाय आपने हिंदी वहां पर यूज ली और आपके मार्क्स कट गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये वायरस, ये अब अगली स्टेप देखिए मैंने दूसरे उसका किया है, ये आरटी वाले को पता है। देखिए जो आरटी वाले स्टूडेंट है उनको पता है, उनके थिएटर रेडियोग्राफी चलती है, तो थिएटर रेडियोग्राफी में भी अपन ऐसे ही किया है सेम। थिएटर रेडियोग्राफिक रिक्विजिशन फॉर्म, ठीक है, रिसीव होने के बाद रेडियोग्राफर थिएटर स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करता है। देखिए कम्युनिकेट, तो अपन ने क्या कर लिया, इसमें दोनों लैंग्वेज यूज ले ली, हिंदी भी यूज हो गई और इंग्लिश भी यूज हो गई। ऐसा ही देखिए एक और रेडियोलॉजी का ही मैंने लिया है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी। यदि यह वीडियो कोई भी रेडियोलॉजी का स्टूडेंट देख रहा है तो थोड़े टाइम पहले अपन एक वीडियो डाला था इसी यूट्यूब चैनल पर, कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको लेकर। तो उसी के अंदर देखिए कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी को ऐसे लिखा है, सीआर के इन्वेंशन से डार्क रूम रेडियोग्राफिक सिस्टम की जगह ले ली है। ये लाइन मैंने उस वीडियो में ऐसे कैसे बताई थी, तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे मेंशन कर दिया। प्रिंसिपल बताया था कंप्यूटर रेडियोग्राफी PSL फोटो। अब आप इसको हिंदी में मत लिखिए, स्टिमुलेबल फॉस्फोरस, ये इसका प्रिंसिपल होता है, तो इस तरीके से लिखिए आप, ठीक है। यहां देखिए जब इमेजिंग प्लेट रेडिएशन से एक्सपोज होती है तो दोनों ही चीजें यूज हो रही है, इंग्लिश भी यूज हो रही है और हिंदी भी यूज हो रही है। अब जो एग्जामिनर है वो भी पूरा अंग्रेज नहीं है कि उसको भी फ्लुएंटली इंग्लिश चाहिए, तो उसको ऐसी चीज चाहिए कि साहब उसके टर्म है ना वो समझ में आए। तो ये इमेजिनेशन प्लेट की फॉस्फोर लेयर के से इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट का मतलब देखो टकराना, तो टकराना लिखने की बजाय इंटरेक्ट लिख दिया तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है और ये इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो ये तो मैंने उनमें से नोट्स उठाए हैं और उनके बाद में आपको प्रिंट करके बताया। बाकी नोट्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये नोट्स है बायोकेमिस्ट्री के नोट्स है, आप ध्यान से देखिए बेटा, बायोकेमिस्ट्री
बायोकेमिस्ट्री के नोट्स में देखिए, बायोकेमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन वो किया गया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, देखो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्लियर है ना। तो नोट्स जो बने हैं इस तरीके से बने हुए हैं, पर देखिए आप, ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर रेडियोथेरेपी के, रेडियोलॉजी से जो बच्चे स्टूडेंट है उनको समझ में आ जाएगा। रेडियो दो वर्ड भागों में, रेडियो और थेरेपी। रेडियो का मतलब रेडिएशन और थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट। देखो कितना आसान है, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, साथ में लिख भी दिया विकिरण। देखिए यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल बाय यूजिंग रेडिएशन, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन। रेडियोथेरेपी चिकित्सा क्षेत्र की वह ब्रांच है जिसमें रेडिएशन का उपयोग करते हुए कैंसर सेल का ट्रीटमेंट करते हैं। बस आपका सेंटेंस भी बन गया और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो गई। बाकी तो मैं ही बोल रहा हूँ आपको कि धीरे धीरे आप है ना इन चीजों को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम पे नॉलेज की ही कदर होगी। आप चाहे यहाँ पर पास हो जाओ, लेकिन यदि आप कंपटीशन यदि पास नहीं होगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए अगला पेज देखते हैं। अगला पेज भी देखिए ऐसा ही है, मैंने ये ओटी टेक्नीशियन का लिया है। देखिए जितने भी नोट्स है उसमें से कुछ चीजें उठाई है मैंने। ओटीटी जो टेक्नीशियन है उनके लिए देखिए मल्टीफिटल या ट्विन प्रेगनेंसी वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब प्रेग्नेंट यूट्रस में एक की जगह दो भ्रूण हो तो उसे ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तो जुड़वा वाला जो होता है उसके लिए बोलते हैं ये, और दो से अधिक भ्रूण हो तो उसे मल्टीफिटल प्रेगनेंसी कहते हैं। तो देखिए दोनों चीजें वर्ड यूज हो रहे हैं इसमें, हिंदी भी यूज हो रही है, इंग्लिश भी यूज हो रही है, और ये इफेक्टिव भी होगी क्योंकि एग्जामिनर इन चीजों को समझ जाएगा। देखो जैसे प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा को इंग्लिश में इन्होंने लिखा है भी एक ही होगी जिसके दो एम्ब्लाइकल कॉर्ड निकलेंगे, ठीक है। तो अब एम्ब्लाइकल कॉर्ड को शायद मेरुरज्जु ऐसा कुछ बोलते होंगे, तो उसको हिंदी लिखने के बजाय इंग्लिश में लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगा। समसूत्री विभाजन के कारण बेबी सेम जेंडर के होंगे, सेम दिखेंगे। देखो सेम भी इंग्लिश में लिखा है इन्होंने। तो इस तरीके से यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स यदि आप बनाओगे और सिस्टमेटिक तरीके से यदि एग्जाम में लिख के आओगे, लिखने का जो पैटर्न होता है कि एग्जाम में कैसे लिखा जाए उस पर भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब आता है शॉर्ट नोट्स पे कैसा लिखा जाए और जब डिटेल में आता है तो उसको कैसे लिखा जाए, उस पर भी एक वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। ये देखिए ये एक ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जो होता है, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जो होता है उसके नोट्स देखिए। आई में मसल्स का काम मूवमेंट प्रोवाइड करवाना है, ये आई बॉल को सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, रोटेशनल सारी डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो इन्होंने दोनों चीजें यूज करी है, हिंदी और इंग्लिश। टोटल 2 टाइप्स की मसल्स पाई जाती है। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल। देखो ईओएम, सारी रेक्टस मसल का ओरिजिन है कॉमन, ये सब चीजें देखिए दोनों लैंग्वेज में है। तो आपकी पूरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है जो मीडियम बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। बाकी इंग्लिश में तो आपको नोट्स मिलेंगे। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ये नहीं सोचे कि सर केवल हिंदी में ही नोट्स है क्या, ये हमें तो हिंदी पढ़नी ही नहीं है, हमें तो केवल इंग्लिश ही पढ़नी है। तो इंग्लिश में तो नोट्स अवेलेबल होंगे ही होंगे ऐप पर। यहाँ देखिए अगला देखिए मॉर्फोलॉजी एंड जनरल फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी के लिए देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी। अब ध्यान से देखिए प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में डिफरेंस बताया। दोनों में जो लैंग्वेज यूज ली गई है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों यूज ली गई। देखिए वे सेल जिनमें क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, वे सेल जिनमें क्लियर डिफाइंड न्यूक्लियस एवं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। देखिए ये सब चीजें दोनों में लिखी गई है। यहाँ देखिए रिसेंट एडवांस की यदि अपन बात करें, एक और रेडियोलॉजी की टॉपिक की यदि अपन बात करें तो दोनों के अंदर तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप है ना जो टर्मिनोलॉजी है वो केवल इंग्लिश में ही लिखें। आप हो सकता है हिंदी मीडियम के बच्चे हो सकता है आपकी इंग्लिश कम समझ में आती है, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए। आपको पता है यदि राजस्थान की मैं बात करूं तो एग्जाम कितने टाइम बाद में होती है और पेपर बैक रहने के बाद में 4 साल 5 साल निकलते हैं। तो आपका टाइम जो होगा ना वो बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करिए। क्योंकि यदि आपका देखो बैक पेपर रहता है तो ना उससे सिस्टम को नुकसान है ना उसमें कॉलेज का नुकसान है। आप ये मान के चलो कॉलेज वालों को कुछ नहीं चाहिए, कॉलेज वालों की फीस आ गई, काम खत्म। आप पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है। अटेंडेंस के नाम पे आपसे पैसे ले लिए जाएंगे कि साहब आप नॉन रेगुलर थे इसलिए ये दे। तो सबसे अच्छा आपको अपने कंटेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुल मिला के आपका कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप उसी कॉलेज में रहो, सिस्टम चलता रहेगा ऐसे ही, आप उसके साथ चलते रहो। तो
पता लगेगा नहीं, उसमें आपके 3 साल 4 साल 5 साल खराब हो जाएगी, आप बैठे रहोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी हैं जो 17-18 बैच के, 18-19 बैच के हैं, उनके रिमाइंडेड के रिजल्ट अभी भी आ रहे हैं, जबकि 7-7 8-8 साल हो गए। तो आप कोशिश करिए एक बार में ही आपका पेपर क्लियर हो, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था वो भी यही था कि आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ मेरी सिंपैथी जरूर है, लेकिन सिंपैथी से काम चलेगा नहीं। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे से आपका ही फायदा होने वाला है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपकी नॉलेज अच्छी बढ़ेगी, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा कि हाँ यार अपन ने थोड़ा बहुत कुछ अच्छा सीखा है। बाकी देखिए, यदि आप कोई भी कोर्स यदि ज्वाइन करना चाह रहे हो तो PCW+ ऐप है, इसकी मैंने नोट्स आपको बताई दिए। सबसे खास बात नोट्स की है कि साहब नोट्स आपको बहुत लैंग्वेज में मिलते हैं। बहुत लैंग्वेज मतलब अभी मैंने समझा दिया पूरा, हिंदी प्लस इंग्लिश, और इंग्लिश में अलग से मिलेंगे। साथ में मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में आपको रूटीन टेस्ट जो कि अब स्टार्ट होंगे, रूटीन टेस्ट साथ के साथ में पैनल नोट, जो भी फैकल्टी पढ़ा रही है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ बात करें यदि आप नए हो तो आप पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आजकल रेगुलर इस पे वीडियोस आ रही है तो वो देख सकते हो, तो उसमें भी आपको कंटेंट पता लग सकता है कि कंटेंट किस लेवल का पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे आप, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास में अपडेट आती रहे। इसके अलावा यदि आप कोई टॉपिक ऐसा है जो समझना चाह रहे हो तो वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी हेल्प यदि आपको चाहिए किसी भी तरीके की, कुछ भी आप पूछ सकते हो, तो ये हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी डिलीवर कर सकते हो। और यदि किसी भी एग्जाम से आप रिलेटेड यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी कंपटीशन गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रही है या एग्जाम कब होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग यदि आपको चाहिए तो PCW टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे सारी तरीके की अपडेट मिलेगी। और मैं अगेन आपको ये बोलूंगा कि जो यदि राजस्थान की यदि अपन बात करें तो रिजल्ट बहुत कम रह रहा है। बाकी तो देखिए आपके पास में टफ कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। आप नीट जाइए, जेई जाइए, रीट जाइए, 40-40 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन आपका कंपटीशन इतना नहीं है। आपका कंपटीशन अभी हजारों बच्चों से ही है केवल। तो जितनी जल्दी आप तैयारी कर लेंगे, जितनी जल्दी आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, उसी का आपको फायदा मिलेगा। आने वाले टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, तो आप बैक लगने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितना टाइम लगेगा किसी को पता नहीं है। जब भी मेन एग्जाम हो उसी मेन एग्जाम में अपना पेपर क्लियर करिए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जितनी जल्दी आप एग्जाम क्लियर करोगे उतनी जल्दी आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे, गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी, उनमें के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। तब भी आपका जो फ्यूचर रहेगा वो सिक्योर रहेगा। क्योंकि यदि आपकी 1 साल जाती है तो 1 साल के अंदर 15 से 18 हजार बच्चे या 20 हजार बच्चे बढ़ते हैं, तो आप इतने बच्चों से पीछे होते जाएंगे। इसीलिए आप अच्छी तैयारी करिए, अच्छी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।